जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10 के सभी छात्रों की हिंदी की परीक्षा 22 फरवरी को यानी कि कल आपकी परीक्षा होने वाली है। तो हम आप लोगों के लिए बोर्ड से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर लाए हैं। यहाँ पर आपको हम कई इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, जैसे कि आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना है और आपको यहाँ पर पद्यांश किस प्रकार से लिखना है और पद्यांश और गद्यांश किस प्रकार से लिखना है, और यहाँ पर आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है, लेटर किस प्रकार से लिखना है और अपनी कॉपी में कैसे लिखें ताकि आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको राइटिंग में कुछ ना कुछ नंबर अवश्य दे। और यहाँ पर आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वो किस प्रकार से लिखें ताकि जो आपको कॉपी चेक कर रहा है वो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर जरूर दे। तो यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर प्रश्न के साथ ही दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको परीक्षा में OMR शीट यानी कि दी जाएगी, जिसमें आप लोग अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भरेंगे। तो यहाँ पर जब आपको परीक्षा में OMR शीट दी जाएगी तो आपका सबसे पहले काम होगा कि आप अपनी OMR शीट को अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में भरेंगे, और साथ में आप ब्लू या ब्लैक बॉल पेन अवश्य ले जाएं, क्योंकि आपको OMR शीट को भरने में बॉल पेन यानी कि काफ़ी आसान होते हैं, वो जल्दी से आपका गोला फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बॉल या ब्लू पेन, नीले या ब्लैक ब्लू बॉल पेन जरूर ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी OMR शीट आप भर लेंगे। इसके बाद अपनी यहाँ बोर्ड परीक्षा की कॉपी को लेंगे। यहाँ पर आपका अपना नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट केंद्र का नाम, विद्यालय का नाम, जो कुछ आपको यहाँ भरना होता है। इसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर जो लोग कॉपी चेक करते हैं वो यहाँ पर लोग आपके नंबर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इंटर नहीं करेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका कॉपी का फ्रंट पेज है इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से भरना है। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, विदाउट गलती किए इसको भरना है। काफ़ी अच्छा भरेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर इसके भी मिलते हैं। काफ़ी अच्छा भरेंगे, जो कॉपी पहला जो मतलब जैसे कि आप इसको अच्छा भरेंगे तो यहाँ पर जो कॉपी चेक करने आपके इसे कॉपी खोलेगा तो यहाँ आपका नाम पड़ेगा, वो देखेगा कि छात्र ने काफ़ी अच्छा भरा है। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपको उसके मन में थीम बन जाती है कि बच्चा का राइटिंग काफ़ी होशियार लड़का है, तो आपको कहीं ना कहीं वो नंबर जरूर बढ़ा चढ़ा कर देता है। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी बोर्ड की कॉपी खोलेंगे, इसका नेक्स्ट पन्ना आप सभी में इस प्रकार से लाइनिंग कर देंगे, और यहाँ पर आप कुछ अधिक लाइन छोड़ेंगे ताकि आपका यहाँ पर उत्तर संख्या 1 या 2 यहाँ पर जितना लिख जाए। यहाँ पर जब कोई नया प्रश्न आप लिखेंगे तो यहाँ पर नया प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, उत्तर संख्या हमेशा उत्तर वगैरह इधर ही लिखेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होगा और हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने OMR के जो क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी उनको देख लेते हैं, हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको MCQ की फुल तैयारी करनी है यानी कि आपको 20 में 20 सही करने हैं, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से एक MCQ का, जहाँ पर आपको 90+ का ऐसा 90+ MCQ लिखा होगा, तो वहीं पर आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसको पूरा देखेंगे। वहाँ पर अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 20 में 20 MCQ फुल तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पर जो मैंने 90+ MCQ करा रखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप पूरा वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से जीवनी है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा करेक्ट आंसर है कलम का सिपाही। ये रचना किसकी, कलम का सिपाही किस लेखक की रचना है। तो यहाँ आपको बताना होगा कलम का किस सिपाही की रचना है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये हमारी एक प्रकार की जीवनी है। तो आप कलम का सिपाही किस लेखक की रचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ आपको बताना होगा कि त्याग पत्र जो है उसके लेखक का क्या नाम है। तो यहाँ पर उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार। क्या होगा, जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक। क्या होगा, नाटक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है। मित्रता पाठ में हुई है कि अजंता पाठ में हुई है कि ममता पाठ में हुई है कि भारतीय संस्कृति में हुई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा भारतीय संस्कृति। क्या होगा, भारतीय संस्कृति यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल
कहानी रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। मतलब कि रामचंद्र शुक्ल ने वहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर कहानी है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ष का समय। क्या होगा? 11 वर्ष का समय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सत सही, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आला खंड। क्या होगा? आला खंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हर बार परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा किस कवि को राष्ट्र कवि का यहाँ पर सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कनुप्रिया के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। कौन होंगे? धर्मवीर भारती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वीर रस के कवि थे। किस रस के थे? वीर रस के कवि थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से रस, मतलब कि यहाँ पर शोक रस का उदाहरण कौन सा है। क्या पूछ रहा है? शोक रस का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर आपको हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ब्रज में बिरही लोग दुखारे। यहाँ पर देखो दुख की बात की गई है, तो यहाँ पर शोक रस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी हो सोत बिच बिच छहरत बूंद मीन मुक्तावन मोहन। तो यहाँ पर आपको बताना उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा रोला छंद। क्या होगा? रोला छंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 14। उपसंहार में मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा हार। क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा मूल शब्द है वो क्या है? हार हमारा मूल शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15, तद किस लिंग और विभक्ति वचन का रूप है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि मीनाक्षी में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर मीनाक्षी हमारा कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, यानी कि मीन के समास जो आंखें होती हैं वो हमारा कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, सिर का तत्सम रूप है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सिर। क्या होगा? सिर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आप लोग कहेंगे ये वाला प्रश्नवाचक नहीं है। यहाँ पर एक संदेह पूछा गया है, मैं तुमसे डरता हूँ क्या। तो यहाँ पर एक संदेहवाचक वाक्य है। हमारा ओरिजिनली अगर देखा जाए प्रश्नवाचक वाक्य हमारा सी वाला ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा कहा गया का कृत्यवाच्य है, कृत्यवाच्य में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है वाह भारत मैच जीत गया, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मयादि सूचक अव्यय प्रश्न सूचक भाव की अभिव्यक्ति, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद हमारा वर्णनात्मक प्रश्न आता है। यहाँ से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है वो आपका यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी खोलेंगे ऐसे, जहाँ पर आपने लाइनिंग कर रखी थी। तो ये आपने लाइनिंग कर रखी थी, तो यहाँ पर आप डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 1, ठीक है। उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना होगा हिंट। हिंट का पहला शब्द लिखेंगे, लिखने के बाद आप करेंगे डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट के 2 शब्द लिख देंगे, इतना आप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा उत्तर। क्या लिखना होगा, उत्तर संख्या नंबर 1, उसको आप ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार से आप उत्तर नंबर 2 लाइन छोड़ के उत्तर नंबर 3 ऐसे लगातार करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहली बात आती है कि ये हमारा किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। किससे पाठ से लिया गया है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी लेखक हैं। तो यहाँ पर पता हो गया लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले आपको जो पहला प्रश्न देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको सबसे पहले संदर्भ ही लिखने को बोलेगा, यानी गद्यांश का पाठ का नाम पूछेगा और लेखक का नाम पूछेगा। ये तो 101 क्वेश्चन है, ये तो 100% आएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गद्यांश के पाठ का नाम लिख देंगे आप। गद्यांश के पाठ का नाम डैश लिखेंगे, लिख देंगे ईर्ष्या तू ना गई मेरे बन से। फिर आप लिखेंगे लेखक का नाम, लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा पहला ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा, यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ जहाँ पर आपको रेखा दिख रही होगी, तो यहाँ पर आपको उसको अपने शब्दों में वर्णन कर देना है। किसको, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और इसके बाद आप उसको अपने शब्दों में वर्णन कर देंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको लाइन दिख रही है, इसको आप अपने शब्दों में वर्णन कर देंगे, अपने शब्दों में वर्णन कर देंगे। तो वही आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। आप सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे इसको, उसके बाद आप अपने शब्दों में वर्णन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपका हो जाएगा। मतलब कि कुछ ये नहीं होता, आपको सिर्फ गद्यांश को पढ़ना है और उसको अपने शब्दों में लिख देना हो। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है, और कुछ डरने की बात नहीं है। और एक हमारा जो क्वेश्चन आता है वो गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको गद्यांश से आंसर मिलेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति का मतलब कि जो करेक्टर होता है वो कब भयंकर हो उठता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न का भी आंसर इसी में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अथवा में दिया गया है, अथवा वाला भी आपको पैराग्राफ पढ़ना है और पता करना होगा किस पाठ से लिया गया है, इसके हमारे लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको कोई दो में से कोई एक ही करना होता है, आप सभी को पता है, फिर भी मैं बात बता देता हूँ। कुछ छात्र ना दोनों कर देते हैं, तो वो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे पता करना है कि हमारा किस पाठ से लिया गया है। तो हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके हमारे लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हमारे लेखक हैं। कौन लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद जी हमारे इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारे पहला काम तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन तो आपने ऐसे ही उड़ा दिए, तो यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने उड़ा ही दिया है, जिसका आप लिख देंगे उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस आपको इतना ही लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, खा वाला कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ लाइनिंग दिख रही है, इसको आपको अपने शब्दों में यहाँ पर आपको इसका वर्णन कर देना, अपने शब्दों में, ठीक है। अपने शब्दों में इसको आप वर्णन कर देंगे। कुछ नहीं करना, आप पढ़ते जाएंगे, उसी को अपने शब्दों में वर्णन कर देंगे। बस वही हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। इसके बाद हमारा पद्यांश आता है, तो आपको पद्यांश से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काम करना है, आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी खोलेंगे, मतलब कि ये मत भूलना है कि ये वो कॉपी के लिए यहाँ पर डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 2, यहाँ हिंट डालेंगे, पहला शब्द लिखेंगे, लास्ट वाला शब्द लिखेंगे, लास्ट वाला शब्द यहाँ ये और शब्द लिखेंगे। फिर आप डालेंगे उत्तर संख्या 1 हो जाएगा, फिर डालेंगे उत्तर संख्या 2 हो जाएगा, फिर डालेंगे उत्तर संख्या 3, ऐसे आपको लगातार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आप किस पाठ से लिया गया, इसके हमारे लेखक कौन है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा सवैये नामक पाठ से, किस पाठ से लिया गया है, सवैये नामक पाठ से लिया गया, जिसके हमारे लेखक कौन है, रस खान जी लेखक हैं। कौन लेखक हैं, रस खान जी हमारे लेखक हैं।
तो यहाँ पर हमारा पहला तो काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जरूर यहाँ पर पूछे गए, पर ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में क्या होगा कि संदर्भ लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हमारे रसखान जी। लेखक कौन है, रसखान जी हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, 100% की गारंटी है, इससे क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन तो देख लीजिए, रसखान जी कवि रसखान, ये तो पहला आपको यहाँ नहीं करना है। यहाँ पर कह रहा है कवि रसखान स्वयं को किस गिरी का पर्वत यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको पद्यांश में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है काव्यांश की कविता का कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमको पहले से बता चुके हैं, काव्यांश की कविता का कवि का नाम और कविता का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद अथवा में आपको दिया गया, तो अथवा में आपको पता करना होगा कि किस पाठ से लिया गया, उसके हमारे लेखक कौन है। तो ये हमारा काफ़ी, मैं आपको बात बता चुका हूँ कि आप गद्य के शुरुआत के 3 पार्ट याद कर लीजिए और पद्य के भी शुरुआत के 3 पार्टों को तैयार कर लीजिए। 100% इसी में से गद्यांश पद्यांश फंस जाएगा, 100% की गारंटी। तो ये हमारा काफ़ी दूर का चैप्टर का है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इतने दूर के पार्टों का ना करें तो ही बढ़िया है। आप शुरुआत के पद्य के शुरुआत के 3 का तैयार कर लीजिए और यहाँ पर गद्य के शुरुआत के 3 तैयार कर लीजिए, बस आपको इतना ही करना होगा। इसके बाद ये नहीं करना है, मतलब कि काफ़ी दूर चैप्टर का है, 7-8 चैप्टर का है, तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी रही है, तो आप यहाँ पर डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 3। इसी प्रकार से आप लगातार करते रहेंगे, बार बार हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है, और आपको इसका संदर्भ भी लिखना है, हिंदी में अनुवाद भी लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है वाराणसी नामक पाठ से लिया। किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो और हमारे इसके, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, संदर्भ। तो लिखना होगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देनी होगी, हिंदी में अनुवाद। क्या हेडिंग डालनी होगी, हिंदी में अनुवाद। तो आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खा वाला आपको अथवा में मतलब है कोई एक करना है। तो यहाँ पर ये हमारा किस पाठ से लिया गया है, ये हमारा पाठ से लिया गया है देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका भी आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक देशभक्ता चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, आप पूरे का हिंदी में अनुवाद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी कॉपी डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे। यहाँ पर आपको किसी एक का श्लोक का हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित करना होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारा किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा पहला वाला किस पाठ से लिया गया है जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा वाला हमारा किस पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, फिर आप हिंदी में इसका अनुवाद कर देंगे। तो यहाँ पर आपको 2 में से कोई एक करना होगा, जो आपको काफ़ी इजी लगे वही वाला आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि आपको कंठस्थ श्लोक लिखना हो जो इस मतलब कि पेपर में ना आया हो। इस बात को ध्यान है, तो आप कोई 2 श्लोक याद कर लीजिए, वो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद खंडकाव्य से आता है। तो यहाँ पर आप खंडकाव्य जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो वही डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो कानपुर मंडल या कानपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उनके लिए हमारा कर्मवीर भरत हमारा खंडकाव्य निर्धारित है। तो उनके लिए कर्मवीर ये हमारा निर्धारित है, तो आप लोग इसी को करेंगे। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये अन्य जिले के भी यहाँ पे खंडकाव्य है, तो उसको आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर जीवन परिचय कितने पेज का लिखें, कैसे लिखें। तो हम आपको सारा कुछ यहीं पर बताएंगे कि आपको किस प्रकार से जीवन परिचय लिखना होगा। तो यहाँ पर आप पूरा बड़े ध्यान से देखेंगे हम किस प्रकार से आपको लिखना होगा जीवन परिचय वगैरह। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में डालेंगे प्रश्न संख्या नंबर 6, ठीक है। जैसे आपकी बोर्ड की कॉपी है, तो यहाँ आप क्या डालेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 6 डालेंगे।
बीच में जिस लेखक का आप लिखना चाहेंगे उस लेखक का नाम लिखेंगे। फिर आप छोटा सा सूक्ष्म अवलोकन भी जीवन परिचय लिख देंगे। नाम लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, बस इतना ही लिखना होगा। फिर आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? जीवन परिचय। फिर आपको जो है सूक्ष्मावलोकन लिखा था इसको आप बढ़ा चढ़ाकर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। क्या डालेंगे? साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। उसमें पहली हेडिंग डालेंगे कृतियां डालेंगे। आपको जिनकी जितनी रचनाएं याद हैं वो सारी रचनाएं यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, मतलब उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान इसके बारे में आप लिख दें। तो आप इतनी हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे और आपका यहाँ पर 2 पेज का यहाँ पर आपका जीवन परिचय हो जाएगा। 100% की गारंटी है। तो यहाँ पर आपको कब गद्यांश और पद्यांश की आते हैं तो आप किन्हीं एक का करना होगा। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे गद्यांश में लिखना, ऐसे सेमी पद्यांश में लिखना होगा। तो आप गद्यांश के शुरुआत के 3 लेखकों को याद कर लीजिए और शुरुआत के पद्यांश के 3 लेखकों को याद कर लीजिए, तो आपका 100% कहीं ना का फंस जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक कोई श्लोक याद करना जो इस प्रश्न पत्र पे ना हो। शायद हम पहले बोल चुका हूँ तो उसमें कोई गलती नहीं हो गई गलती, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई कंठस्थ आपको श्लोक लिखना हो जो इस पेपर में ना आया हो, तो वही आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर निबंध लिखना, मतलब कि लेटर लिखना है। तो लेटर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना होगा। आप अपने अगर तैयार नहीं किया है तो आप अपने बुक से अच्छे तरीके से लेटर को तैयार कर लीजिए। ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को आप 100% मानकर चलिए। ये लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर मतलब कि संस्कृत भाषा में दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो इजी लगे वही आपको करना होगा। सिर्फ 2 करने हैं जो आपको काफ़ी इजी लगे वही आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हमारा काफ़ी बड़े नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निबंध कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको निबंध को लगभग आपको 3 पेज का निबंध लिखना। कितने पेज का? 3 पेज का निबंध लिखना होगा। और आपको सबसे पहले हेडिंग डालना होगा, रूपरेखा हेडिंग डालना होगा, उसके बारे में लिखेंगे। ऐसे आपको लिखना होगा, हेडिंग बना कर लिखेंगे। यही आपको बात ध्यान रखनी है। आपको जो निबंध है वो आपको विथ हेडिंग मतलब कि हेडिंग बनाकर ही लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? हेडिंग बनाकर ही लिखना होगा। आप विदाउट हेडिंग नहीं लिखेंगे। मतलब कि आपको बिना हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपका लगभग 1.5 पेज ही लिख पाएंगे, आप थक जाएंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपका काफ़ी अच्छी पेजिंग भी हो जाएगी और आपको पूरे पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। कोई आपको मतलब कि लोकोक्ति या मुहावरे है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आप कोई चित्र भी बना सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस टॉपिक पर यहाँ पर लिखना चाहेंगे निबंध को। तो यहाँ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अच्छे से तैयारी करेंगे और पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, पूरा कर आएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।